नमस्ते। आइसोमेरिज्म सीरीज के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के लेक्चर में आप सभी का इस छोटे से चैनल पर स्वागत। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किस तरह से अराइज होता है। स्पेशली एन ब्यूटेन के एंटी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, गॉश कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, फुल्ली इक्लिप्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड पार्शियली इक्लिप्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ एन ब्यूटेन, इथेन देखेंगे। और उसी के साथ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूलिस कैसे ड्रॉ करने हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन को कैसे ड्रॉ करना है, और स्टेरिक रिपल्शन क्या है, टॉर्शनल रिपल्शन क्या होता है, रोटेशनल बैरियर क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के साथ स्क्यू आइसोमर्स क्या होते हैं, एंड अगेन देखेंगे रोटेशनल एनर्जी क्या होती है और कौन से कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और कौन से रोटेशनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कम स्टेबल होते हैं। एन ब्यूटेन के केस में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, यानी कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिग्री ऑफ रोटेशन के बीच में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एक्चुअली कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस होता है, सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस होता है। यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्री रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखने के लिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच अगर देखना है तभी भी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है और इससे बहुत सारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ हाईली स्टेबल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और हाईली अनस्टेबल कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बीच में सो मेनी नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। ओके, चलो क्या होता है देखो। अगर हम अल्किन की बात करेंगे, अल्किन ALKENE, तो ये अल्किन होता है बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड यानी कि ऊपर और नीचे दो पाई बॉन्ड्स नहीं है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डी लोकलाइज होते हैं। तो इस कार्बन को हम, इस वाले कार्बन को ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, हम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर रेस्ट्रिक्शन है ड्यू टू दैट पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो हमें क्या चाहिए, हमें इथेन का मॉलिक्यूल लेना चाहिए। इथेन, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, ये भी कार्बन और ये तीनों भी हाइड्रोजन, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। अगर एक को मैं फिक्स कर दूं और दूसरे को अगर मैं घुमाऊं तो उसे हम बोलते हैं फ्री रोटेशन, और ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है ड्यू टू दैट सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ये जो होता है सिंगल सिग्मा बॉन्ड, ये सिलिंड्रिकल मैनर में होता है, सिलिंड्रिकल मैनर में होता है। इसके दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में सिलिंड्रिकल मैनर में रहते हैं, तो ये यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ओके, इसमें 2 प्रकार के रिपल्शन पॉसिबल है। किस तरह के देखो, इस कार्बन के ऊपर ये जो एटम्स मौजूद है इनके बीच में, और अगले वाले कार्बन यानी कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन पॉसिबल हो सकता है। ये एक एटम्स के बीच का रिपल्शन, ये हाइड्रोजन इनके बीच रिपल्शन हो सकता है। यहां पर OH भी हो सकता है और OH भी हो सकता है, तभी रिपल्शन पॉसिबल है। जितना बड़ा एटम या फिर ग्रुप होगा उतना बड़ा रिपल्शन होगा, कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। एक्चुअली इतना डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है 2 कार्बन के बीच में। एक्चुअली ये आपको विजुअलाइज होने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इतना डिस्टेंस हम स्केल से मेजर करके नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा किया है। एक्चुअली वो एटम्स, आपको मालूम है एटम्स हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे एटम हो सकते हैं। ओके, एक एटम को देखना इम्पॉसिबल है बच्चों। तो ये 2 एटम के बीच में, इन 2 एटम्स के बीच में या फिर इन 2 एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होगा उसे हम बोलेंगे स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक
स्टेरिक रिपल्शन, रिपल्शन ड्यू टू टू ग्रुप्स और टू एटम्स। और एक रिपल्शन होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और इसके एग्जैक्टली जो नजदीक है, बहुत क्लोज जो बॉन्ड है, उसके बीच में रिपल्शन होगा। इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है उसको हम बोलेंगे टॉर्शनल रिपल्शन। टॉर्शनल रिपल्शन, टॉर्शनल रिपल्शन इज रिपल्शन ड्यू टू टू सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक रिपल्शन, रिपल्शन ड्यू टू टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन और एडजेसेंट टू एटम्स इन बिटवीन, दो एटम के बीच में जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, उन दो एटम्स के ऊपर जो भी एटम्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन है उसको हम बोलेंगे स्टेरिक रिपल्शन। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, आप बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी देखो, सिग्मा बॉन्ड में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन होने वाले बच्चों। सिग्मा बॉन्ड में ऑलवेज देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो भी रिपल्शन होगा, रिपल्शन ड्यू टू ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये मोस्टली और जनरली दैट रिपल्शन इज कांस्टेंट जनरली, लेकिन स्लाइटली डिफर हो सकता है। कैसे देखो, अगर इसको हम घुमाएंगे तो इन दो सिग्मा बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो रिपल्शन कम होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। और एक बात, अगर यहां पर कार्बन और H है और यहां पर कार्बन और क्लोरीन होता है, कार्बन क्लोरीन, ये कार्बन OH समझो, इमेजिन करो ये कार्बन और OH है, ये कार्बन और Cl है, तो बॉन्ड लेंथ की वजह से भी ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ देयर इज आल्सो स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्लाइट ग्रेटर रिपल्शन, दैट इज टॉर्शनल रिपल्शन। लेकिन फिर भी टॉर्शनल रिपल्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, यहां पर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेरिक रिपल्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन को हर बार पेज के ऊपर बनाना, बोर्ड के ऊपर बनाना इम्पॉसिबल है, हर बार, हर एक स्ट्रक्चर के लिए। तो जब हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो हम बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन, और वो इजी भी होता है ड्रॉ करने के लिए। तो अभी देखो, अगर हम सभी एटम्स, सभी बॉन्ड्स देख सकते हैं तो होता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। और जब कभी हम सभी एटम्स देख नहीं सकते हैं, कोई एटम्स एक के पीछे हिडन होते हैं, छिप जाते हैं, तब बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शंस। अगर आप ऐसे हेड ऑन देखेंगे, हेड ऑन यानी कि एक के सामने एक, हेड ऑन, तो बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शंस। अगर आप इस तरह से देखते हो, इस तरह से देखते हो, जब आप इसको विजुअलाइज करोगे, देखोगे और सभी एटम्स आपको दिखाई देंगे, तब बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ऐसा नहीं कि ऑब्लिक यानी कि परफेक्टली ऑब्लिक एंगल होना चाहिए, ऐसे भी देख सकते हो। तो हम सबसे पहले 100 हॉर्स के स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाद में आएंगे न्यूमन के ऊपर। बहुत अच्छी तरीके से वीडियो लेक्चर को देखो और जो भी इसके साथ नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अभी क्या होगा, इथेन के बारे में देखेंगे, बाद में हम एन ब्यूटेन के ऊपर आ जाएंगे। इथेन, तो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये कार्बन, ये सेकेंड वाला कार्बन है बच्चों। और अभी क्या है, इस कार्बन का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक ऊपर लिखूंगा और एक यहां पर और एक यहां पर लिखूंगा। आपको ये तीनों एक प्लेन में लग रहे होंगे, लेकिन स्लाइटली आगे आया है। और अल्केन में आपको बॉन्ड एंगल मालूम है 109.5 डिग्री होता है। तो आपको ऐसे देखकर बॉन्ड एंगल के बारे में कुछ विजुअलाइजेशन नहीं होगा। फिर भी देखो, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक हाइड्रोजन है। क्लियर? अगर 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 मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि ये CH सिग्मा बॉन्ड और ये CH सिग्मा बॉन्ड, ये वाला CH सिग्मा बॉन्ड, ये वाला CH सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के एग्जैक्टली अलाइनमेंट में हो, अलाइनमेंट में, तो या इससे ज्यादा ये नजदीक नहीं आ सकते, इससे ज्यादा ये दो बॉन्ड्स नजदीक नहीं आ सकते। अगर मैं इसको घुमाने जाऊंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो यह अब क्या है, अब ये दोनों CH सिग्मा बॉन्ड, ये CH सिग्मा बॉन्ड एंड H इस वक्त एज क्लोज एज पॉसिबल है, इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। उसी समय ये भी देखो, ये भी दोनों एज क्लोज एज पॉसिबल है, उसी तरह ये भी दोनों एज क्लोज एज पॉसिबल, बॉन्ड्स भी एज वेल एज एटम्स भी। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूं,
अगर ये ऊपर है बच्चों तो पीछे वाला H भी ऊपर है, तो मैं इसको थोड़ा बॉन्ड को बढ़ाता हूं, तो ये हाइड्रोजन है और इसको मैं इसी तरह से लिख दूं, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। जब दो एटम्स, दो बॉन्ड्स एज क्लोज एज पॉसिबल होते हैं तो उसे बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स स्ट्रक्चर, इक्लिप्स फॉर्म। ये 100 हॉर्स का इक्लिप्स प्रोजेक्शन है बच्चों, 100 हॉर्स का इक्लिप्स। अब क्या करना है? अब इसको मैं ऊपर लिख दूं, ये कार्बन, फिर एक बार ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को बनाऊंगा, सिंगल सिग्मा बॉन्ड को। और अभी हमें क्या करना है? हमें रोटेशंस बनाने हैं, रोटेशंस बनाने हैं। यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है बच्चों, फ्री रोटेशंस पॉसिबल है। अगर मैं अभी देखो, जब हम विजुअलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, हम आगे वाले कार्बन को नहीं हिलाएंगे। सभी ने यह सोचा है कि पीछे वाले कार्बन को घुमाओ, जितना चाहे अब स्ट्रक्चर बनाओ। अगर मैं पीछे वाले कार्बन को घुमाने लगूंगा, ओके, अगर मैं इसको 1 डिग्री से घुमाऊं, 0.5 डिग्री से घुमाऊं, 2 डिग्री से घुमाऊं, 3 डिग्री से घुमाऊं, 4 डिग्री से घुमाऊं, 5, तो हर एक बार नई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आ जाएगी ना। इसका IUPAC नेम वही है, स्ट्रक्चरल फार्मूला यही है। ये किसी भी प्रकार से चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर नहीं है, लेकिन स्पेशियल स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग हो रही है बच्चों, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस सबसे कम था, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ रिपल्शन कम हो रहा है बच्चों। जितने ज्यादा एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो रिपल्शन कम होने लगेगा। रिपल्शन कम होने लगेगा तो मॉलिक्यूल बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। ये कोशिश करेगा कि और भी स्टेबल हो जाएंगे, और भी स्टेबल हो जाएंगे। ये घूमने लगेगा, घूमने लगेगा, पीछे वाला और घूमेगा और घूमेगा। देखो अभी आपको विजुअलाइज हो रहा हो तो मुझे मालूम नहीं आपको कैसा दिख रहा है। इन दो H के बीच में, इन दो एटम्स के बीच में ये पीछे वाला एटम आ रहा है। क्लियर? इसको आप ऐसे देखोगे तो नहीं पता चलेगा, इस तरह से देखेंगे, बाद में इसको ऐसा करेंगे। इन दो एटम्स के बीच में ये पीछे वाला H आ रहा है। उसी तरह इन दो एटम्स के बीच में एग्जैक्टली नया एटम आ रहा है। तो अभी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस से सेम है। और अगर हम घुमाने जाएंगे बच्चों, तो ये डिस्टेंस कम होगा, लेकिन उसी समय ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो थोड़ा अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो अब जाके ये सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर है, यहां पर एनर्जी सबसे कम है और सभी एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो इसके बीच में ये फाइनल बन गया, ये सबसे पहले था, ये सबसे आखिरी आया। इसके बीच में कितने स्ट्रक्चर बनने वाले थे? इसके बीच में कितने स्ट्रक्चर्स, कितने कन्फॉर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल थे? अगर थियोरेटिकली हम इमेजिन करेंगे, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये था इक्लिप्स, मैंने घुमाया 0.0001 डिग्री से, ओके, और घुमाया 0.002 डिग्री से। ऐसा घुमाते घुमाते हमें मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकली है बच्चों। प्रैक्टिकली सिर्फ हम क्या देखेंगे? सबसे स्टेबल ये वाला, सबसे अनस्टेबल ये वाला, एज क्लोज एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बीच वाले जो स्ट्रक्चर्स है दे आर कॉल्ड एज स्क्यू कन्फॉर्मेशंस, ओके। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्यू कन्फॉर्मेशंस बीच में बन सकते, वो स्टेबल नहीं होते। और वे सभी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ऑल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन मर्ज इनटू वन अनदर, ये एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं, ओके। चलो अब देखेंगे क्या होता है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या कर दूं? ऊपर वाले को इन दोनों के बीच में रख दूं, यहां ऐसे, और इसको इस तरह से लिख दूं और इसको इस तरह से लिख दूं। क्लियर? ये क्या है? These two hydrogens are as long as possible. These two hydrogens are as long as possible. यहां पर नहीं दिख सकता, हमने आपको दिखाया है। तो ये होता है स्टैगर्ड। क्या होता है? स्टैगर्ड। इट इज द स्टैगर्ड। और हम यहां पर सभी एटम्स को देख रहे हैं, सभी बॉन्ड्स को देख रहे हैं, तो होगा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, तो होगा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इसी को इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड को हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं देखना है, सिर्फ इस तरह से देखना है, बस हेड ऑन एंगल। हेड ऑन का मतलब
आगे वाले कार्बन के एग्जैक्टली पीछे ये सेकेंड कार्बन होगा। तो आपको सेकेंड कार्बन नहीं दिखाई देगा स्टैगर्ड में भी और इक्लिप्स में भी, लेकिन हाइड्रोजन दिख सकते हैं इन केस ऑफ इथेन। कैसे देखो, इसका एक रूल क्या होगा, न्यूमन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आगे वाला कार्बन रियर कार्बन, फ्रंट कार्बन, रियर नहीं फ्रंट कार्बन, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो, डॉट से, और लिखना क्या है, ये H और यहां पर एक H क्लियर और यहां पर एक H। इसका स्टैगर्ड बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, अगेन ये फ्रंट वाला कार्बन के कोई एटम, फ्रंट वाले कार्बन के कोई भी एटम्स नहीं हिलाना है, हमें जो रोटेट करना है वो क्या होना चाहिए, पीछे वाला कार्बन। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इक्लिप्स फॉर्म बनेंगे। इक्लिप्स का मतलब आपने देखा है, सोलार इक्लिप्स आपण मराठीमध्ये जरा सूर्यग्रहण म्हणतो, चंद्रग्रहण म्हणतो, बरोबर। तर ह्या वेळा काय होतं, ॲट दॅट टाइम द सन इज एक्झॅक्टली बिहाइंड द मून, उसे इक्लिप्स बोलते, इक्लिप्स। इसी तरह ये इस कार्बन के एग्जैक्टली पीछे, एग्जैक्ट बिहाइंड अनदर कार्बन इज देयर, बट हम ये पीछे वाले कार्बन को देख नहीं सकते इन केस ऑफ न्यूमन। लेकिन हमें 2 डायमेंशनल पेज के ऊपर लिखना बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है न्यूमन के फॉर्म में। अभी देखो पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं, और इस हाइड्रोजन की वजह से पीछे वाला H भी नहीं दिख रहा है, इसके वजह से ये भी H नहीं दिख रहा है, और इस H की वजह से ये भी H नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ आपको ये 3 H दिख रहे हैं। तो पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम देखिए यहां पर देखो, पीछे वाले कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से, और ये जो H है ये डॉटेड से बनाएंगे, तो ये एग्जैक्टली इसके पीछे है, ये भी H देखो और ये भी H, क्लियर। ये क्या है बच्चों, इट इज द न्यूमन इक्लिप्स, इट इज न्यूमन इक्लिप्स्ड फॉर्म। और अभी क्या करना है, अगेन इसको घुमाओ, पीछे वाले को घुमाते जाओ, ये होगा स्क्यू कन्फॉर्मर। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका डिस्टेंस अभी कम है, अभी डिस्टेंस हमें सबसे ज्यादा लाना है, तो इसको घुमाकर हमने इस तरह से ला दिया, क्लियर हो गया। ये ऐसा था, इस तरह से ला दिया, पीछे वाले 2 कार्बन के बीच में आगे वाला कार्बन आ रहा है, और अभी ये डिस्टेंस सबसे बढ़िया है, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, इससे ज्यादा डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो हम इसको, ये पीछे वाला कार्बन एक बार देखो, पीछे वाला कार्बन, और ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया हाइड्रोजन, बस। अभी देखो ये क्या है, स्टैगर्ड, इट इज द स्टैगर्ड फॉर्म, इट इज द स्टैगर्ड फॉर्म इन न्यूमन प्रोजेक्शंस। अभी 2 टाइप्स के क्या होंगे, रिपल्शन होगा, 2 टाइप्स का रिपल्शन होगा। किस तरह से देखो, ये जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि अभी ये एज क्लोज एज पॉसिबल है, इसको रिपेल करेंगे तो एक कार्बन घूमने लगेगा, और अब ये कब जाके रुकेगा, जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से बहुत दूरी पर हो, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो ये जो रिपल्शन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। द रिपल्शन बिटवीन 2 एटम्स इन केस ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इज कॉल्ड एज स्टेरिक रिपल्शन। अब ये स्टेरिक रिपल्शन इंपॉर्टेंट है, ये कंसिडरेबल भी है, क्योंकि अगर यहां पर हाइड्रोजन को हम चेंज करेंगे और मीथेन को लेंगे, मीथेन, यहां पर भी अगर मीथेन हो, यहां पर भी अगर मीथेन हो, तो वो ग्रुप बल्कि हो रहा है, बल्कि BULKY, बड़ा वाला ग्रुप। अगर बड़ा वाला ग्रुप होता है तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इन दोनों एटम्स एक दूसरे के एज क्लोज एज पॉसिबल है, यहां पर भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन बढ़ेगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और यहां पर जाके रुकेंगे। अब जाके ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, बड़े वाले ग्रुप एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है, बहुत दूरी पर है, बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल नहीं, एंगल 180 हो जाएगा, हम बताएंगे आपको कैसे। तो ये होगा एग्जैक्टली स्टेबल फॉर्म। तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन पॉसिबल है। जितना बड़ा, जितना बल्कि ग्रुप आएगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, उतना रिपल्शन ज्यादा, दैट रिपल्शन कॉल्ड एज स्टेरिक रिपल्शन। ओके, अभी देखो, और स्टेरिक रिपल्शन इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन ये जब हम सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है,
सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हर एक सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। और सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन ड्यू टू 2 सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज टॉर्शनल रिपल्शन। क्या होगा? टॉर्शनल रिपल्शन। इससे स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में ज्यादा परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने वाले नहीं है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने वाले नहीं है। लेकिन एक हो सकता है सिग्मा बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस बढ़ सकता है, या फिर घट सकता है। डिस्टेंस कम हो सकता है लेकिन, और ज्यादा भी हो सकता है, और उसी के साथ बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है। अगर क्लोरीन लेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, मिथाइल लेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से कम होगी। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ की वजह से और डिस्टेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड में रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? टॉर्शनल रिपल्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टॉर्शनल रिपल्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, अभी देखो, अब हम इसके आगे जाके स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूमन प्रोजेक्शंस। इसको हम यहीं पर रखेंगे। हो गया क्लियर? चलो, तो सॉ हॉर्स फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आपको मालूम होगा। अगर देखो आपको वेज फॉर्मूला ड्रॉ करना हो तो इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करो। ये डॉटेड 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 डॉटेड, ओके। इसको हमने नीचे लाया है, क्लियर? इसको हमने एग्जैक्टली नीचे लाया है। तो एग्जैक्टली नीचे नहीं होता है, ये एग्जैक्टली नीचे नहीं होता है, दिखने में नीचे होता है, लेकिन ये डॉटेड है बच्चों, ये डॉटेड बॉन्ड है। और ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेज लाइन से, तो ये भी वेज लाइन होगा। ओके, ये आपको आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये 100 हॉर्स का प्रोजेक्शन है। अभी हम देखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन और उसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अभी आप समझो क्या है। अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो इस एक्सिस के ऊपर हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये ऊपर बढ़ रही है। और नीचे वाले एक्सिस में लेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्रीज ऑफ रोटेशन। इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर फर्स्ट और इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर सेकेंड। ठीक है, ओके। मुझे अभी बताओ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा? जहां पर सबसे कम रिपल्शन, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो स्टैगर्ड वन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स वन। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिपल्शन अब सबसे कम है। और मिनिमम इज द रिपल्शन, मैक्सिमम इज द स्टेबिलिटी एंड मिनिमम इज द एनर्जी। एनर्जी यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम देखो इसका ग्राफ बनाएंगे। सपोज क्या होगा, ये हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। इक्लिप्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दो एटम्स एज क्लोज एज पॉसिबल है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो एनर्जी सपोज यहां पर है, ओके। तो यहां पर 0 है, 0 डिग्री रोटेशन। हमने इसको घुमाया नहीं है बच्चों, तो इसकी एनर्जी यहां पर आ रही है। इसको विजुअलाइज करने के लिए डॉटेड लाइन लगाऊंगा। अब हम इसको घुमाएंगे और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल बनाएंगे। तो एंगल कितना होगा? देखो एंगल, इसको घुमाकर ऐसे घुमाकर फिर एक बार अगर हम यहां पर लाएंगे तो 360 डिग्री। अब अगर इसको घुमाने के बाद, इस बॉन्ड को घुमाने के बाद पीछे वाले इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा? देखो यहां से घुमाएंगे और यहां पर लाएंगे तो 180 डिग्री, क्लियर? और इसको घुमाकर यहां पर लाएंगे तो 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच में लाएंगे तो अभी ये बॉन्ड एंगल बताओ मुझे कितना है? दैट बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। और इस एंगल को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहां से आएगा नीचे, और ये दैट बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल नहीं बच्चों, डाईहेड्रल एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं। अभी तो हम क्या करेंगे, इसको
60 डिग्री से रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहां पर हम देंगे 60 डिग्री, ओके 60 डिग्री। तो इसकी एनर्जी ज्यादा एनर्जी है तो ऊपर से आएगा, और अगर हम इसको घुमाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन कम होने लगेगा। यहां पर आने के बाद सबसे कम एनर्जी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, रिपल्शन भी बहुत कम है, बहुत यानी कि सबसे कम है, तो एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी और यहां पर आके रुकेगी। अब देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहां पर आके रुकेगी। अभी अपन को क्या देखना है, अभी अपन को ये देखना है, और अगर हम इसको घुमाएंगे, और अगर हम इसको घुमाएंगे, एक बार घुमाकर हो गया, एक बार घुमाकर हो गया, ये आगे वाले इसका कार्बन और ये हो गया 60 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल नहीं सॉरी, एक बार डायहेड्रल एंगल होगा 60 डिग्री। इसको और अगर घुमाने लगेगी हम, और घुमाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डायहेड्रल एंगल कम होने लगेगा और एटम्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और क्या होगा देखो, ये घुमाएंगे और ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, फिर एक बार यही बनेगा ना, ओके। तो मैं यहां पर अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखूं, स्ट्रक्चर नंबर 1 यहां पर लिखना है, स्ट्रक्चर नंबर 2 यहां पर लिख दूं, इसको मैं और एक बार घुमाने के बाद ये एच यहां पर आ जाएगा, तो यहां इस जैसा दिखने लगेगा, ये एच यहां पर आ जाएगा, ऐसा दिखेगा, और ये एच यहां पर ऐसा दिखेगा। फिर एक बार क्या होगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट आ जाएगा, फिर एक बार स्ट्रक्चर फर्स्ट कितने डिग्री से घुमाने के बाद और 60 डिग्री, यानी कि हम बोलेंगे थ्योरेटिकली 120 डिग्री बोलेंगे, एक्चुअली 120 नहीं होता है, मैक्सिमम तो एंगल 60 होता है ना, मैक्सिमम 60 होता है, 120 बोलेंगे, इसका मतलब फिर वही स्ट्रक्चर आने वाला है ना, हम बनाएंगे थ्योरेटिकली। तो अगर इसका और रोटेशन करेंगे तो एनर्जी बढ़ने लगेगी और यहां पर जाएगा, यहां पर आ जाएगा, फिर एक बार ये आ जाएगा स्ट्रक्चर फर्स्ट, और घुमाएंगे स्टेबल करेंगे तो आ जाएगा यहां पर, सपोज इसको 180 कहेंगे, सपोज ये नहीं होता है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर। तो इथेन के हाउ मेनी मेन MAIN मेन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर पॉसिबल है, 2 ही है बच्चों, एक इक्लिप्स और दूसरा स्टैगर्ड। इससे बढ़िया सबसे कम स्टेबल यानी कि हाईली अनस्टेबल और सबसे ज्यादा स्टेबल मोर स्टेबल 2 ही स्ट्रक्चर है, तो 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। ऊपर जो आने वाले हैं विथ हाई पोटेंशियल एनर्जी वो होंगे सभी इक्लिप्स स्ट्रक्चर, और नीचे जो आएंगे सभी होंगे स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी हम देखेंगे अभी और एक बात, ये जो बैरियर होता है, बैरियर किसके बीच में, ये सबसे कम एनर्जी वाला, ओके, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, ये सेंटर जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, ये बहुत कम एनर्जी वाला, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में द एनर्जी डिफरेंस, दैट एनर्जी डिफरेंस इज टर्म्ड एज रोटेशनल बैरियर होता ना, बैरियर अडथळा म्हणतो ना मराठीत, बैरियर। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाईली अनस्टेबल कन्फॉर्मर एंड हाईली अनस्टेबल कन्फॉर्मर एंड हाईली स्टेबल कन्फॉर्मर, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर एंड हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर, दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज रोटेशनल बैरियर। और इस हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर को यहां तक भेजने के लिए, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर तक भेजने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं टॉर्शनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द मोलिक्यूल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल और अनस्टेबल टू स्टेबल, ओके। इसको घुमाने के लिए, उस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को घुमाने के लिए द एनर्जी जितनी लगती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर आर कॉल्ड एज टॉर्शनल एनर्जी। और स्क्यू कन्फॉर्मेशंस, ये हाईली स्टेबल और हाईली अनस्टेबल, इनके बीच में जो भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्यू कन्फॉर्मेशंस। और ये स्क्यू कन्फॉर्मेशंस
एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी आइसोमर्स वैसे ही नहीं रह सकते, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अब और में क्या देखना है, ये कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर यानी का इसका मतलब ये है। अब देखेंगे हम एन ब्यूटेन के बारे में। एन ब्यूटेन, देखो एन ब्यूटेन को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे रिगार्डिंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। क्या होगा देखो, एन ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ दैट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या देखना है, हमें विजुअलाइज करना है कि दैट एन ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ इथेन। वो एन ब्यूटेन इथेन का डेरिवेटिव है, ऐसा हमें विजुअलाइज करना है। तो हमें अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या है देखो, एन ब्यूटेन सपोज डेरिवेटिव ऑफ इथेन, तो सबसे पहले इथेन को बनाएंगे। सबसे पहले हम इथेन को बनाएंगे। तो इथेन देखो क्या है, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन। ओके, ये भी एक कार्बन। एन ब्यूटेन क्या है, CH3 CH2 और CH2 और CH3 और ये H है, ये भी एक H है, तो ये हो गया इथेन, हो गया इथेन। इथेन का डेरिवेटिव ब्यूटेन है, ऐसा हमें यहां कंसीडर करना है। ओके, ये इथेन का डेरिवेटिव है। कंसीडर हियर, कंसीडर एन ब्यूटेन एज ए डेरिवेटिव ऑफ इथेन। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इथेन। अभी देखो तो ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, इनके बीच में हमें स्ट्रक्चर देखना है। ये आगे वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है, ऐसा आप इमेजिन करो और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अपन देखेंगे ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। समझ रहा है बच्चों? चलो, अब इसके ऊपर हम बनाएंगे CH3। ये C हम सॉर्स नहीं बनाएंगे, हम न्यूमन बनाएंगे। न्यूमन को विजुअलाइज करेंगे। ये आगे वाला कार्बन और इसके ऊपर ये CH3 और ये बॉन्ड। ये देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। क्लियर? और ये पीछे वाला कार्बन और आपको शायद ये कलर नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है, तो ये है CH3, ये है H और ये भी एक H है। समझ में आ रहा है? ये न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और इसको अभी और 60 डिग्री से घुमाना है। अगेन रोटेट इट बाय 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसके आगे जो भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर आएगा, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। तो फिर एक बार आगे वाला कार्बन हमें नहीं घुमाना है, हम घुमाएंगे हर बार पीछे वाला कार्बन। तो आगे वाले कार्बन के सभी एटम्स उसी तरह लिखेंगे जैसे कि हर बार होते हैं। इसको घुमाओ और घुमाओ, चलो इसको आप विजुअलाइज करोगे तो इस तरह से करो। चलो, एन ब्यूटेन हमने बना के लाया है आपके लिए। एन ब्यूटेन आपको कितना दिखता है मुझे मालूम नहीं। एन ब्यूटेन सपोज अभी इस तरह से देखो के आपको मैं बनाकर दिखाऊंगा तो थोड़ा अच्छी तरीके से विजुअलाइज होगा। ये इथेन है, सपोज इट इज इथेन। क्लियर? आगे वाला कार्बन इथेन का, ये H है, ये पीछे वाला कार्बन इथेन का, और चलो इस तरह से है, ये H और ये भी H है। यहां से H को हमने हटाया है और क्या लगाया है? मिथाइल CH3 मिथाइल। ओके, ऊपर आ गया और यहां से भी H को हटाकर CH3 लगाया है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सेकेंड कार्बन। और अभी हम बनाएंगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर का आप अच्छी तरीके से देखो, इसको देखो, अभी बहुत अच्छी तरीके से देखो। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो शायद अगर आता है तो। ये सेकेंड कार्बन है, ये मिथाइल है, ये H है, ये वाला H, व्हाइट वाला H, ये वाला H और ये वाला H इस तरह से है। पीछे वाला कार्बन इसका ये H है, ये वाला, और ये वाला H नीचे है। ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो यहाँ पर रिपल्शन पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। दो मिथाइल इतने क्लोज पॉसिबल नहीं हो सकते,
इतने क्लोज आएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा और ये और दूर जाने की कोशिश करेगा और वहां पर जाके रुकेगा जहां पर रिपल्शन सबसे कम हो, डिस्टेंस मैक्सिमम हो और पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो। ओके, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, लेस द एनर्जी मोर इज स्टेबल। स्ट्रक्चर को आप इमेजिन कर रहे हो, इन दोनों के बीच में ये मिथाइल। तो हमें क्या करना है अभी, फिर एक बार दिखाऊंगा मैं, हमें अभी क्या करना है, इसको और घुमाना है और घुमाने के बाद क्या होगा, ये CH3 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, CH3 आएगा इसके पीछे आएगा। क्लियर, ये हमारा पीछे वाला कार्बन है और यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर होगा H और इस मिथाइल के पास होगा और एक H। तो इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। और पीछे वाले को हमने घुमाया, आगे वाले को नहीं घुमाना है, पीछे वाले को और घुमाया, दिख रहा है तो इस तरह से होगा, देखो। और इस H के पीछे ये मिथाइल, इस मिथाइल के पीछे ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन। और एक बार घुमाना है हमें, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। तो इमेजिन करो, चलो, और एक बार घुमाया हमने, और एक बार घुमाया पीछे वाले कार्बन को, और एक बार घुमाया, चलो, तो क्या हो गया। अब और एक बार घुमाने के बाद ये मिथाइल और ये मिथाइल एक ऊपर और एक नीचे आ गया। अभी हम डायहेड्रल एंगल के बारे में भी देखेंगे, हम 60 डिग्री को जाकर रुकने वाले हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर नंबर 1 बोलेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2। अगेन when we rotate that structure by 60 degrees, now the incoming conformational isomer is that front side carbon with one CH3 with one hydrogen with another hydrogen and अब क्या होगा, ये पीछे वाला कार्बन और ये CH3 यहां पर आने वाला है। क्लियर, और ये H इस साइड और ये H इस साइड। स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3। अभी मुझे बताओ, डाईहेड्रल एंगल किसके बीच में देखना चाहिए, जिन दो एटम्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन है उन दोनों के बीच में डाईहेड्रल एंगल देखना है। तो डाईहेड्रल एंगल देखो यहां पर कितना है, डाईहेड्रल एंगल यहां पर कितना है, 60 डिग्री। डाईहेड्रल एंगल इज 60 डिग्री। ओके, यहां पर देखो डाईहेड्रल एंगल किसके बीच में देखना है, दो बल्की ग्रुप के बीच में देखना है, दो बल्की ग्रुप में बीच में। लेकिन दो बल्की ग्रुप में अगर 120 दिखता भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। इसको 0 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री ही बोलेंगे, 0 डिग्री ही बोलेंगे। आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कितना है, तो 180 है, 180 डिग्री। अगर आप इमेजिन करते समय आपने इसको इमेजिन किया तो भी चलेगा, मिथाइल और मिथाइल के बीच में मिथाइल, ये कार्बन और ये मिथाइल, पीछे वाले कार्बन का मिथाइल, तो कितना होगा, 120 हो सकता है। ओके, इसको हम 120 लिखेंगे इमेजिन के लिए। और एक बार हम बनाएंगे और 60 से रोटेट करेंगे, और एक बार 60 से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखो। और हम 60 से अगर इसको घुमाएंगे 60 डिग्री से, तो ये आगे वाला कार्बन, क्लियर, CH3 और वन मोर हाइड्रोजन एंड वन मोर हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन को देखो, रियर साइड वाले कार्बन को, तो ये CH3 अब इसके पीछे जाएगा। क्लियर, ये CH3 पीछे वाला घूमने लगेगा, पीछे वाला इमेजिन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला घूमने लगेगा और इस तरह से होगा, एग्जैक्टली इस H के पीछे ये CH3 आने लगेगा। और क्या होगा, देखो, अभी रिपल्शन सबसे कम है, मिनिमम रिपल्शन, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है और डाईहेड्रल एंगल भी सबसे बढ़िया है, 180 डिग्री है। और अगर ये पीछे वाला कार्बन इस तरह से घूमने लगेगा तो रिपल्शन, ये एक दूसरे के पास आने लगेंगे, एज क्लोज एज पॉसिबल होने लगेंगे, तो रिपल्शन भी बढ़ने लगेगा, और अनस्टेबिलिटी भी बढ़ने लगेगी। स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। बहुत बातें घुमा फिरा कर वही आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये होगा CH3, ये है H और ये है H। क्लियर, ये स्ट्रक्चर नंबर कितना है, 4 है, स्ट्रक्चर नंबर 4। इसका डाईहेड्रल एंगल दो नियर बाय एटम के बीच में, इन दो एटम्स के बीच में कितना है, देखो, इन दो एटम्स के बीच में 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, इसके किसके 0, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, इसको हम 0 डिग्री भी बोलेंगे। और
और अगर बल्कियर ग्रुप में देखेंगे, बल्कि ग्रुप में यानी कि मिथाइल ग्रुप में, तो मिथाइल ग्रुप में कितना होगा 120। ओके, ये 0 डिग्री रिगार्डिंग टू नियर बाय एटम्स, ये 0 डिग्री रिगार्डिंग टू नियर बाय एटम्स, और ये 120 डिग्री बाय कंसिडरिंग टू बल्कि ग्रुप्स। और इसको हमें एक बार घुमाना है, और एक बार घुमाना है बाय 60 डिग्री, इसको और एक बार घुमाना है। चलो, तो रोटेट वंस अगेन बाय 60 डिग्री। तो हमें और भी जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। ये फ्रंट साइड कार्बन, ये हो गया फ्रंट साइड कार्बन, आगे वाला कार्बन, तो CH3 हाइड्रोजन और एक बार हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन को देखो क्या होगा, ये यहां पर आने लगेगा 60 डिग्री घुमाने के बाद, तो ये CH3 है, बहुत इजी है। अभी ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर नंबर हम बोलेंगे 5, स्ट्रक्चर नंबर 5। एंगल देखो, अभी दो बल्कि ग्रुप्स के बीच में इतना ही होगा ना 60 डिग्री। ये और ये नियरली सेम है बच्चों, देखो दिखने में वो एनर्जी उतनी है, डाइहेड्रल एंगल भी उतना है, तो हम लिखेंगे डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री। और एक बार घुमाना है इसे, और एक बार घुमाना है किसको, इस स्ट्रक्चर को, और एक बार 60 डिग्री से रोटेट करना है पीछे वाले कार्बन को। और ये रोटेशन क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू फ्री दैट रोटेशन पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन। ओके, दैट आइसोमर्स आर पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आगे वाला कार्बन CH3, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। पीछे वाले कार्बन को हम लेंगे और 60 डिग्री घुमाने के बाद मुझे अब बताओ, आप इमेजिन करो, दो बल्कि ग्रुप के बीच में कितना डिफरेंस होगा, दो बल्कि ग्रुप के बीच में कितना डिफरेंस आने लगेगा। हो गया, दो बल्कि ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस नहीं, डाइहेड्रल एंगल कितना होगा, तो घुमाने के बाद स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये CH3 और ये हो गया H और ये हो गया H। तो हमें दो बल्कि ग्रुप में ले लो, दो छोटे ग्रुप में ले लो, किसी भी दो ग्रुप्स में ले लो, एंगल है 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री। और इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6, स्ट्रक्चर नंबर 6। और अभी हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ। तो मुझे बताओ यहां पर सबसे स्टेबल कौन होगा, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें दो बल्कि ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन सबसे कम हो, डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मींस स्ट्रक्चर नंबर 3, इट इज अ मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल। इसे बोलते हैं एंटीफॉर्म। क्या बोलते हैं, एंटीफॉर्म। और जहां पर बॉन्ड एंगल डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो, 0 डिग्री, उसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। तो 0 डिग्री कहां पर है, ये भी 0 डिग्री है, तो इसको भी इक्लिप्स बोलेंगे। ओके, और यहां पर भी 0 डिग्री है, तो इसको भी इक्लिप्स बोलेंगे। और 0 लास्ट वाले कार्बन, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में भी है, तो उसको भी इक्लिप्स बोलेंगे, इक्लिप्स। लेकिन एग्जैक्ट इक्लिप्स कहां पर है, एग्जैक्ट यानी कि दो बल्कि ग्रुप के बीच में, दो बल्कि मिथाइल के बीच में 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल कब आता है, तो होता है 6 नंबर के केस में। तो उसको बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स। क्या बोलेंगे, फुल्ली इक्लिप्स। और बीच वाले जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला और 5th वाला, वो स्टेबल होता है किससे ज्यादा, फुल्ली इक्लिप्स से ज्यादा, लेकिन कम स्टेबल होता है एंटीफॉर्म से। तो इसको बोलते हैं गॉश फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, GAUCHE, क्या बोलते हैं, गॉश फॉर्म। और गॉश फॉर्म इसे भी बोलेंगे गॉश फॉर्म, GAUCHE, क्या होगा, गॉश फॉर्म। तो मुझे स्टेबिलिटी की ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको मैं इरेज कर दूं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी मोर स्टेबल थर्ड वन, ओके, यानी कि गॉश एंटीफॉर्म इज मोर स्टेबल। उससे कम स्टेबल कौन है, देखो उससे कम स्टेबल है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट इज इक्वल टू कौन है, 5th।
फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ। उससे कम स्टेबल कौन है, देखो यहां पर भी 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है, यहां पर भी 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है। 0 डिग्री ही बहुत करेक्ट होता है, ये 120 को हम इरेज करेंगे, ओके। और लेकिन ये 0 डिग्री किसी भी दो एटम्स के बीच में है, लेकिन दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर है ना, दूरी पर है, तो ये नॉर्मल इक्लिप्स इज मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन है, बहुत बढ़िया एनर्जी इसकी, बढ़िया यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो इसके बाद दो स्टेबल स्ट्रक्चर कौन से होंगे, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड इज इक्वल टू स्ट्रक्चर नंबर 4, ओके। इसको बोलेंगे दोनों को इक्लिप्स फॉर्म, दोनों को बोलेंगे इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, इन दोनों को बोलेंगे गॉस, GAUCHE, इसको बोलेंगे एंटी, और उसके बाद सबसे कम अंत में क्या आएगा, मोर अनस्टेबल स्ट्रक्चर, हाईली एनर्जेटिक स्ट्रक्चर इज द फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 6 फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ओके। क्लियर हो रहा है। अब इसके बारे में हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे किस तरह से, देखो ग्राफ हमें सब कुछ बताता है, उसको हम बोलेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या होगा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ग्राफ हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, आपको नीचे तक दिखता है, ओके। ये होगा हमारा डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, ओके, डिग्री ऑफ रोटेशन 60 डिग्री, 120, 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्या है पोटेंशियल एनर्जी। मैं विजुअलाइजेशन के लिए मैं इसको थोड़ा डॉटेड कर दूं, मुझे ग्राफ बनाने के लिए। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी एनर्जी सबसे कम नहीं है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, एंटी फॉर्म की है, सबसे कम एनर्जी एंटी फॉर्म की है। तो यहां पर 0 डिग्री रोटेशन है, सपोज ये 0 डिग्री रोटेशन है स्टार्ट में। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट यहां पर होगा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कहां पर होगा, तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट यहां पर होगा सपोज। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और नीचे एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, यहां पर आ रही है, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है। अब इसको और घुमाने के बाद इक्लिप्स में इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि इससे ज्यादा होने वाली है, इससे ज्यादा होने वाली है। तो एनर्जी बढ़ेगी यानी कि क्या होगा, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो, और मैं इसमें डॉटेड लाइन बना दूं मुझे विजुअलाइज होने के लिए। और इसका कंपैरिजन मत करो, क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी और बढ़ने लगेगी, ऊपर तक जाएगी, और सपोज यहां पर आएगी। ऐसा स्ट्रक्चर होने के बाद ये एनर्जी यहां पर आने वाली सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर है, ओके। और अगर घुमाने लगेंगे तो एनर्जी कम होने लगेगी, ये नीचे आएगी, एनर्जी डिक्रीजेस 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 और कम होने जाएगी। सबसे कम यहां पर होगी ना, वो स्टेबल फॉर्म में सबसे कम एनर्जी यहां पर आ जाएगी। इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती, इससे एनर्जी कम नहीं हो सकती, और यहां पर आ गए, ओके। और रोटेशन होने के बाद बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है तो सेकेंड और फोर्थ की एनर्जी इक्वल होगी, बोथ आर इक्लिप्स फॉर्म। तो एनर्जी इतनी होगी, ये बढ़ रही है, आगे जाके एग्जैक्टली इतनी ही होगी, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर नंबर 4 आने वाला है, ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है बच्चों। अब और घुमाएंगे तो एनर्जी कम होने लगेगी, आएगी कहां तक, फिफ्थ स्ट्रक्चर की एनर्जी एंड फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम है, तो यहां तक आ जाएगी, ये नीचे आएगी, यहां तक आ जाएगी, क्लियर। और एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने लगेगी, और हम रोटेट करेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। दो बल्की ग्रुप एक दूसरे के पास आ रहे हैं, टू बल्की ग्रुप्स आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होने लगेगा, एनर्जी और बढ़ने लगेगी, स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, तो एनर्जी और बढ़ने लगेगी। ये क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 5 है बच्चों, यहां पर और बढ़ने लगेगी, बढ़कर बढ़कर इससे भी ज्यादा होगी ना, फोर्थ और सेकंड से भी ज्यादा होगी, तो ये ऊपर आएगा, ऊपर और यहां तक आएगा, और नीचे आना चालू होगा, और ग्रुप घुमाएंगे तो ये होगा क्या, स्ट्रक्चर नंबर 6, क्लियर। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये रोटेशन कितना है, 180 है, इन दोनों का रोटेशन कितना है बच्चों, 60, ये है ना रोटेशन, सेकेंड वाला 0 डिग्री, फोर्थ वाला 0 डिग्री, थर्ड वाला 180 डिग्री, ओके। मैं इसको लिख दूं, और घुमाने के बाद क्या होता है, तो ये 60 से घुमाया,
और 60 से घुमाए 120 करेंगे, यहाँ पर 180 करेंगे, यहाँ पर 240 ग्राफ बनाने के समय करेंगे, एक्चुअली होता है 0 डिग्री, और यहाँ पर करेंगे 240 से कितना होगा 300, और अंत में कितना होगा 360 डिग्री। ओके, बस कुछ नहीं, इतना ही है। और ये सेकेंड वन, ये फोर्थ वन क्या होगा, इक्लिप्स फॉर्म, दैट फर्स्ट एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज गॉस फॉर्म, और ये होगा एंटी फॉर्म, और ये होगा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसकी एनर्जी कितनी होगी इसकी जरूरत नहीं है। अभी देखो यहाँ पर रोटेशनल बैरियर कहाँ पर है, रोटेशनल बैरियर, तो बैरियर कहाँ पर है, सबसे कम एनर्जी यहाँ पर है, सबसे कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो गैप है बच्चों, ये जो बैरियर है, बैरियर गैप बिटवीन द स्ट्रक्चर विद लेस एनर्जी, स्ट्रक्चर विद और कन्फॉर्मर विद मोर एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल बैरियर। और इसको पार करने के लिए यहां से हम घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, रिपल्शन बढ़ेगा रिपल्शन बढ़ेगा, इसको यहां तक लाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं टॉर्शनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल एनर्जी। वो अल्केन के केस में, इथेन के केस में टॉर्शनल एनर्जी, हमने हेडिंग लिखा था टॉर्शनल एनर्जी, इथेन में ETHANE, इथेन में होती है 12 किलो जूल पर मोल, और वही टॉर्शनल एनर्जी ब्यूटेन में नियर अबाउट 19 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल होता है, 19 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल होता है। तो मुझे बताओ सबसे स्टेबल कौन? एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म, गॉस फॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्स फॉर्म, एंड इक्लिप्स फॉर्म इज मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। और यहां पर अभी 5 मिनट और हम लेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन भी आने वाले, एक्सेप्शंस, ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे भी रोटेशनल आइसोमर्स होते हैं, उसको हम रोटामर्स भी बोलते हैं और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, जहां पर गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से स्टेबल हो सकते हैं। गॉस फॉर्म्स आर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तो इसको देखो और वीडियो उसके बाद खत्म होगा। हम क्या देखेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ले लिया। हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं जिसमें गॉस फॉर्म एंटी से ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसका रीजन भी हमें देखना है। अगर आपने हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का वीडियो नहीं देखा है, इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन का, तो अपने प्लेलिस्ट पर जाओ, अपने चैनल के स्टेट्स ऑफ मैटर में जाओ और देखो इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन मोलिक्यूल्स, इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शंस। तो क्या होता है देखो, एग्जांपल 2 ही हैं और 2 बहुत हो गए। एग्जांपल क्या है देखो, अगर ये आगे वाला कार्बन है, हम OH यहां पर लिखेंगे OH, और ये H है और ये H है। ये पीछे वाला कार्बन है और ये O और H है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये गॉस फॉर्म है, GAUCHE गॉस फॉर्म है। और इसका मैं एंटी बनाऊं, एंटी फॉर्म, आगे वाला कार्बन ये OH हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन में ये नीचे OH और ये H और ये H, एंटी फॉर्म होगा। एंटी फॉर्म में डाइहेड्रल एंगल होगा 180 डिग्री, 2 बल्कियर ग्रुप के बीच में डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री, यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल होता है 60 डिग्री। तो आप बोलोगे ये 180 वाला स्टेबल होगा, ऐसा आप सोचोगे। और देखो सेकंड केस में और एक एग्जांपल हम लेंगे, ये आगे वाला कार्बन ये होगा OH हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये पीछे वाला कार्बन ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके बीच में 60 डिग्री हर बार बॉन्ड एंगल आ रहा है ना बच्चों। एक 2-3 दिन पहले हमने बॉन्ड एंगल के बारे में बहुत पढ़ाया है, 2-3 दिन, तो वही दिमाग में चल रहा है। तो डाइहेड्रल एंगल है, ये 60 डिग्री, और ये गॉस फॉर्म होगा GAUCHE गॉस फॉर्म होगा, ये 60 डिग्री है। इसका एंटी फॉर्म देखो, एंटी फॉर्म ये OH, ये आगे वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये पीछे वाला कार्बन और ये Cl क्या है, क्लोरीन। तो इनके बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना है, 180 डिग्री, और ये एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में अगर होंगे और आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है, तो आपको इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन के बारे में मालूम नहीं होगा। तो आप डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है,
एच बॉन्डिंग क्या होता है उसको आपको पढ़ना चाहिए, अगर उसको पढ़ेंगे तभी जाके ये स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आएंगे। तो क्या है देखो, इस केस में इस H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा माइनस, और ये H एक बार डेल्टा प्लस। तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के बीच में इंटरेक्शन होगा, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज इंट्रामोलेक्युलर H बॉन्डिंग। यहां पर उस प्रकार का इंट्रामोलेक्युलर H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, और इंट्रामोलेक्युलर H बॉन्डिंग अगर होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इस केस में गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ओके, और यहां पर देखो ये H को हम इस तरह से लिखेंगे, H डेल्टा प्लस है, क्लोरीन डेल्टा माइनस है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन इसको बोलते हैं, ये एक पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो इसको बोलेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होगा? डाइपोल और डाइपोल इंटरएक्शन, और डाइपोल इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होता है, इसलिए यहां पर भी गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ये दो एक्सेप्शन केसेस होते हैं, इसको आप याद करो और समझ भी लो। यहां पर हमारा बहुत सारा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट पूरा होता है। क्लियर? अब जाओ आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की वीडियो भी देखो, उसमें सिर्फ हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने नहीं बनाया है, उसको हम जल्दी बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।